हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का अपना जो वीडियो है वो वरिष्ठ अध्यापक यानी जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी आ चुकी है, उनके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। अभी जिसने नहीं भरा है वो जल्दी से भर दीजिए। ठीक है, लगभग 2000 से समथिंग इसके पोस्ट हैं और इनके जो पद है वो आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे, लगभग 5-7 हज़ार हो जाएंगे, ये पक्का है। 100% है वो होगा। अब देखो, बात करेंगे सेकंड ग्रेड के बारे में। तो सेकंड ग्रेड में अगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो परिचय मैं देता था, मेरा नाम मनोज कुमार है। अभी जो 2024 में आरएएस जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जिसको हम आरएएस प्री एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें मेरे 154 अंक प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा दी थी आरएएस की, जिसमें जनवरी 2024 में अभी 2 दिन पहले वो रात को रिज़ल्ट आया था मुख्य परीक्षा का, जिसमें मैं सफल घोषित हुआ था। यानी कि मेरा मुख्य परीक्षा भी पास हो चुकी है आरएएस की। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको जो वरिष्ठ अध्यापक है इनकी तैयारी आपको किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आरपीएससी जो राजस्थान अपने प्रशासनिक जो सेवा है, सॉरी जो आयोग है, इसके द्वारा जो आयोजित है वो किया जाएगा। तो मैंने आरएस के एग्ज़ाम है वो 2 बार क्लियर किया था। इससे पहले अगर बात करूँ तो मैंने 2 बार है वो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी आरएस प्री वो मैंने क्लियर किया था। और आरएस मुख्य परीक्षा भी इस बार मेरी सफल हो गई है, बहुत अच्छे अंकों के साथ में, ये मेरा पक्का वादा है। अब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो किस प्रकार करनी चाहिए। जब आरपीएससी ने एक और नोटिफिकेशन पहले जारी किया था 2022 में, जब 2022 में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक का जब नोटिफिकेशन जारी किया था, तब उसमें मैंने भी फॉर्म लगाया था। उस समय मेरी जो बीएड है वो अपेयरिंग चल रही थी, मतलब बीएड मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं सेकंड ईयर में था। तब मैंने एग्ज़ाम दिया था सेकंड ग्रेड का। मैं सोशल साइंस से यानी सामाजिक विज्ञान से मैंने दिया था। उसमें अगर बात करें तो जो फर्स्ट पेपर है, अभी मैं आपको आज बताऊँगा, जो फर्स्ट पेपर है जीके जीएस की, उसको आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, सबसे अच्छी बेस्ट बुक्स कौन-सी है, तैयारी कैसी करनी है, कोचिंग करें या नहीं करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक कॉमन सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़े, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा। मेरे 385 नंबर किस प्रकार प्राप्त हुए। मेरा फर्स्ट पेपर जो था वो जीके जीएस का, आप सभी का, आपका भी यही होगा, 200 नंबर का आपका होगा जीके जीएस का पेपर। आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या आपको छोड़ना है, मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूँगा। और ये जो आप हस्तलिखित नोट्स देख रहे हैं, आप ये सभी देख रहे हैं, मैं सभी का रिव्यू करूँगा, आपको सभी का इनका डेमो दिखाऊँगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इनकी आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। नाम मात्र शुल्क में एक ₹249 में आपको पे करना पड़ेगा, कंप्लीट आपको ये मैटर है वो मिल जाएगा। कंप्लीट में आपका जितना भी सिलेबस में संपूर्ण ए टू जेड आपको ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइकोलॉजी हो, करंट, सारा मैं आपको मैटर है बताऊँगा। तो फर्स्ट पेपर में अगर बात करें 2022 में जब मैंने दिया था, तो मेरे 200 में से 172.55 यानी 172.55% जो मेरे नंबर मुझे प्राप्त हुए थे, 200 में से 172 नंबर हुए थे दोस्तों, ठीक है। और सेकंड पेपर जो था मेरा एसएसटी का था यानी सामाजिक विज्ञान का था, तो उसमें मेरे 213 नंबर है वो मुझे प्राप्त हुए थे। टोटल अगर बात करें तो मेरा 500 में से 385 नंबर मुझे है वो प्राप्त हुए थे। अब वो मेरी किस प्रकार तैयारी थी, किस प्रकार तैयारी नहीं थी, वो मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। और अभी एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो वरिष्ठ अध्यापक 2022 में जो हुई थी, वो मैंने जॉइनिंग नहीं की थी। कारण ये था, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको मार्कशीट दिख रही होगी मेरे रोल नंबर सहित। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। मैंने वो अब्सेंट रहा था, मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी। कारण ये था कि मेरी जो बीएड जो है चल रही थी, मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, जिस कारण मैंने बीएड के डॉक्यूमेंट मेरे पास कंप्लीट नहीं थे, तो मैं काउंसलिंग नहीं करा पाया, जिसके कारण मुझे वो जॉइनिंग नहीं मिली थी। बाकी अगर बात करें इनकी जो कट ऑफ रही थी, वो उसमें मेरा चयन 101% था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट मेरे यहीं का जयपुर का ही था, ठीक है। मैं ये थोड़ा-सा दूर है, लेकिन मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, वो भी एसएसटी से सिलेक्शन हुआ था उनका। उनकी 7वीं रैंक थी, 375 नंबर उनको मिले थे, 375 नंबर मिले थे और 7वीं रैंक थी एसएसटी में, वो सफल हो गया था, ठीक है। 375 थे और मेरे थे 385 नंबर, यानी उस स्टूडेंट से मेरे 10 नंबर ज़्यादा थे। तो लगभग मान के चल सकते हैं मेरी लगभग टॉप 5 में रैंक है, 100% मेरी टॉप 5 में रैंक मेरी कंप्लीट हो जाती थी। यानी 5वाँ स्थान मेरे पूरे ऑल राजस्थान में, 5वीं रैंक मेरे सामाजिक विज्ञान में हो जाती थी। लेकिन ये था कि मेरा जो बीएड है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण मुझे वो मैं बाहर हो गया था, ठीक है। बाकी मेरा पेपर दोनों क्वालिफायर थे। यानी फर्स्ट पेपर मेरा जो जीके जीएस का था, 172 नंबर मिले थे मेरे, कितने में से 200 में से 172 अंक मुझे प्राप्त हुए थे। और 300 में से जो अपना सेकंड पेपर होता है एसएसटी का यानी सब्जेक्ट का होता है, उसमें मेरे 300 में से 213 अंक मुझे प्राप्त हुए थे। टोटल अगर बात करें तो 385.78 नंबर है वो मुझे प्राप्त हुए थे। अब मैं आपको बताऊँगा आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मैंने जो 2022 में तैयारी की थी वो मैंने जयपुर में ही जो कलाम अकेडमी है वहीं से मैंने की थी। यहाँ की इनकी ब्रांच है सीकर में, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इनकी तैयारी की थी। और आप अगर करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कलाम अकेडमी से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे धुरंधर कोचिंग है राजस्थान में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप उत्कर्ष से लगभग ऑनलाइन अगर कोर्स लेते हैं तो लगभग आपको 5,000 तक फर्स्ट पेपर का मिल जाएगा। और मैं आपको ये कंप्लीट फर्स्ट पेपर का मैंने खुद ने अभी नोट्स बनाए हैं दोबारा 2000 जो अपने 25 में अपने जो अभी सिलेबस जारी हुआ 2000 अपने 25 में, ठीक है। इनका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट ये बना रखे हैं, संपूर्ण ये अपने अपडेट है, नवीनतम है। मैं इनका पूरा रिव्यू करूँगा। आप अगर इनको लेना चाहते हैं, इच्छुक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन देखना इनको पूरा ज़रूर है। उसके बाद में अगर आपको पसंद आई तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करना। 101% मैं कहता हूँ कि आपका इस नोट्स से एक भी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से आपका बाहर नहीं जाएगा। मेरे 200 में से 172 अंक प्राप्त हुए थे, वो मैंने यही पढ़े थे। बाकी किसी भी प्रकार का मैंने कोई है वो मतलब बुक्स है, कोई गाइड है या ऑनलाइन कोर्स वगैरह मैंने नहीं लिया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, वही आपको ये नोट्स है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा सेशन को। देखिए सबसे 80 जो बुक्स है, वो तो मार्केट में देखो काफ़ी सारी गाइड आती है, आपको भी पता है। और गाइड में है वो देखो, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो सबसे पहली बात है कि आपको एक मतलब कि ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई भी पढ़े। जैसे आप देखो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ले लो, या फिर आप पेनोरमा की ले लो, है ना। ऐसी बहुत सारी बुक्स आती है, वो आप ले सकते हैं। अगर आप कोई गाइड लेकर के पढ़ते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपके गाइड में देखो, हाँ ठीक है, गाइड का देखो, गाइड का मतलब होता है आपको मार्गदर्शन करना। यानी उसमें आपको ये बताया जाता है कि बिल्कुल उसमें ऊपर का है वो थोड़ा-थोड़ा कंटेंट दिया जाता है। पूरा जितना सेकंड ग्रेड में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो गाइड में नहीं मिलते हैं, काफ़ी गाइडों में, है ना। क्यों नहीं मिलते? हाँ ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि भाई महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ हुआ, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम है, या लोक देवताओं के संबंधित ऊपर ऊपर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थलों के बारे में, वो भले ही आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डीप क्वेश्चन आते हैं, वो है जो मेरिट वही निर्धारित करते हैं। सामान्य क्वेश्चन मेरिट निर्धारित नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई गाइड खरीदते हैं तो उसमें पूरा पहले मैटर देखिए, उसके बाद में खरीदिए। गाइड का मतलब होता है आपको मार्गदर्शन किया जाता है, वहां से सिलेक्शन नहीं होते गाइड में पढ़ने से, ठीक है। क्योंकि गाइड में उसमें आपको मार्गदर्शन किया जाता है कि भाई आपको आपका इस प्रकार का सिलेबस रहता है, आपको ये पढ़ना होता है। लेकिन उसमें गाइड में जो आपका पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग उस गाइड में नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आपको आज बताना चाहूँगा, अभी जो मैं आपको ये नोट्स दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाई है ऑफलाइन कोचिंग से। और ये अगर बात करें तो मैं राजस्थान इतिहास का जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान इतिहास में मैं एक बार आपको सिलेबस के जो आपका जो रहता ना सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में आप सभी को देना। अगर आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से, किसी से भी हो, तो आपको फर्स्ट पेपर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर देने के लिए आपको मैं सिलेबस पहले बता देता हूँ कि आपका राजस्थान अभी अभी जो देख रहे हैं ना, ये अपना राजस्थान इतिहास का है ये कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट बताऊंगा, राजस्थान इतिहास का बताऊंगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, कल्चर का, संपूर्ण में बताऊंगा, साइकोलॉजी का, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए ये अपने राजस्थान का इतिहास है, जो सामान्य यहाँ से शुरू करते हैं। सामान्य जो ज्ञान पूछा जाता है उसमें ये अपना टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है। ये मैंने लाइनर वाली ली है, लेकिन बाकी वाली मैंने सभी ये 4 साइज वाली वही ली है। तो देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, इसमें अपना राजस्थान का ये इतिहास आ गया। अब इतिहास में आपके कौन कौन से में पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ा करके जो बता देता हूँ। तो यहाँ से आपके जो इतिहास में जो सिलेबस होता है, पहला होता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं होती हैं। फिर जिसमें जो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट आती है। फिर 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास आता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से, अजमेर के चौहान है, दिल्ली सल्तनत से संबंध होता है, मेवाड़ का, रणथंभौर का और जालौर का। फिर राजस्थान और मुगल आते हैं, जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर का जो मान सिंह है, और जो चंद्रसेन है, बीकानेर के राज सिंह है, राज सिंह मेवाड़ है। फिर सन 57 की क्रांति है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है ना, राजनीतिक चेतना, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। तो ये जो मैंने अभी बताई है वो कंप्लीट आपको
इतने राजस्थान का अभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये अपना देखो राजस्थान के इतिहास में जो मैं देखो एक एक आपको सभी टॉपिक बताऊंगा, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये डेमो के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास है, प्राचीन सभ्यता, यहाँ से थोड़ा सा परिचय है। और इनकी आपको कंप्लीट दोस्तों क्या मिलेगी, PDF मिलेगी व्हाट्सअप के ऊपर। जो नंबर देख रहे हैं ना यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और यहाँ से आपको 249 रुपये का पेमेंट करना है और आपको हैंड टू हैंड है वो PDF कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने भी वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम दिया था 2022 में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नोट्स पुराने होंगे, तो बिल्कुल पुराने नहीं हुए थे। ये जो अभी मैंने ये रजिस्टर भी है, मैंने दोबारा नया बनाया है, पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट ये अभी मैंने नए लेके हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोबारा इसमें से, वो भी मैंने इसमें वो लगा लिए हैं बाकी, ठीक है, साथ में। तो अभी ये 2024-25 के अनुसार बिल्कुल नवीनतम है, सारा का सारा मैंने अपडेट कर दिया है जिलों के अनुसार। अभी जो 8-9 जिले जो खत्म हुए उनको भी निकाल करके अब कंप्लीट मैंने जो अभी 41 जिलों का अकॉर्डिंग ये संपूर्ण मैंने बना दिया है। तो अब ये अपना रहता। अब देखो इसमें क्या क्या लगा, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना 1861 में स्थापना किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें अगर बात करें ASI के प्रमुख सर्किल कहते हैं तो 34 सर्किल है, जिसमें राजस्थान में 2 सर्किल है, जयपुर और जोधपुर में। भारतीय जो पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ये ASI का प्रथम जनरल डायरेक्टर था। तो ये हो गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई ASI जो है इन्होंने कितने पुरातात्विक स्थलों में बांटा था, तो पाषाणकालीन ये स्थल थे प्रमुख। ये था अपना ताम्र पाषाण कालिक है ना। ताम्र पाषाण काल का उपनाम क्या था, चेलकोलोथिक था। ये भी इसमें लिखा हुआ, ये कौन प्रमुख स्थल है वो लिखे हुए हैं। अब मैं लाता हूँ नेक्स्ट पेज। हाँ जी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कांस्य काल है, यहाँ पर लो कालीन है। फिर राजस्थान में पुरातात्विक स्थलों की खोज का इतिहास है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि भाई राजस्थान में पहली बार है वो मतलब उत्खनन कब हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए 1870 में CA हैकेट के द्वारा जयपुर इंद्रगढ़ जो कोटा में, वहाँ से एस्यूलन प्रकार के उपकरण, कुल्हाड़ी, हैंड डेक्स, विदारणी, क्लिपर है वो खोजे गए थे। राजस्थान की ये प्रथम पुरातात्विक खोज थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की प्रथम पुरातात्विक खोज कब या किसने की थी, तो 1870 में CA हैकेट के द्वारा जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा में की गई थी, ठीक है। फिर झालावाड़ में हो जाती है 1908 में। तो इस प्रकार का ये आपको कंप्लीट, मैं आपको एक एक है जो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं सभी विषय में आपको एक एक टॉपिक है वो दिखा दूंगा। ये इस प्रकार आपका रहने वाला है, ठीक है। आप एक बार आराम से वीडियो को रोक करके आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये बिल्कुल डीपली, जितना डीपली हो सकता है सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग उतना मैंने यहाँ पर दे रखा है। कंप्लीट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर है वो नहीं जाएगा। अब देखो पूरे 100% को अपन गारंटी कोई नहीं लेता, कोई ना ही कोई कोचिंग वाला लेता है, ना ही कोई गाइड वाला लेता है। मैं बस इतना कहूँगा आपको। ये देखो मैंने पेज खाली क्यों रखा था, क्योंकि जैसे मैंने अभी देखो ये जो अपनी सभ्यता पढ़ी थी ना, ये मैंने आर्य सभ्यता पढ़ी थी, यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। तो आर्य सभ्यता से जैसे ये आर्य सभ्यता पूरी होगी तो मैंने एक पेज एक खाली रख दिया है। जैसे आर्य सभ्यता से रिगार्डिंग अगर किसी एग्जाम में कोई और नया क्वेश्चन बनता है तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, समझ में आया। बिल्कुल। अब ये गणेश्वर सभ्यता स्टार्ट हो गई, देखो नीम का थाना है ना। तो ये सीकर जिला हो गया, कांतली नदी हो गई है। और यहाँ पर ये बन गया पूरा। इसका खोज कब हुई थी, तो 1972 में की थी। किसने, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। फिर 77-78 में RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा उत्खनन किया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्तरों पर किया था, तो ये देखिए 3 स्तरों पर किया था, ठीक है। और आर का कितने पर किया था, 8 स्तरों पर। यहाँ पर साक्ष्य है कि भाई प्रथम स्तर पर क्या साक्ष्य 3 स्तर हुए थे, तो पहला स्तर में क्या मिला था, दूसरे में क्या मिला था, इतना है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं RPSC के द्वारा, ठीक है। तब जाकर के देखो मैंने RS का जो प्री एग्जाम है वो भी मैंने क्लियर किया है, सेकंड ग्रेड का भी किया है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो अभी मैं है वो जो फर्स्ट ग्रेड का है, यानी स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री से मैं अभी है वो कर रहा हूँ, है ना, स्कूल व्याख्याता की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार का अपना रहने वाला है, ठीक है। और ये देखो डायग्राम मैंने क्यों बनाया था, यहाँ पर KBL1, KBL2 और KBL3 क्या है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना, ये जो मैटर दे रखा है ना, इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तब आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जब ये पूरा पढ़ेंगे आप इतना मैटर, तो ये समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग के अंदर ये इसका एक चित्र बैठ जाएगा। फिर अपने आप ये वाक्य अपने आप हो जाएगी मन ही मन में, क्यों इस हिसाब से ये चित्र बनाया है। क्योंकि यहाँ पर है जो साक्ष्य वगैरह मिले हैं, है ना, प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य और विकसित हड़प्पाकालीन साक्ष्य, वो इस चित्र के माध्यम से बताए गए हैं। ये अपना कंप्लीट इस प्रकार रहने वाला है। और ठीक है, यहाँ से अपन ये हड़प्पा जो ये सभ्यता जो थी कालीबंगा कंप्लीट। यहाँ से देखो बेराट सभ्यता थी जो एक लो युगीन सभ्यता है ना। तो ये अपनी कंप्लीट यहाँ से देख सकते हैं, इतनी इस प्रकार के लेके हुए नोट से बिल्कुल अभी मैंने इसका पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है मेरा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने तो हाईलाइटर भी कर रखा है, इस प्रकार है। और ये देखिए हाइलाइटर मैंने बाद में किया था, उससे पहले मैंने इसकी PDF बना दी है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो ये अपनी सभ्यता का पूरा हो गया है। और उसके बाद में यहाँ से दूसरा टॉपिक मैंने बताया था ना सिलेबस में कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, तो ये अपना रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इस प्रकार का ये आपका कंप्लीट रहने वाला है। इसकी संपूर्ण आपको ये हस्तलिखित है, इनकी आपको PDF मिलेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ संबंध आता है, आमेर रोमांसी मुगलों का संबंध वगैरह, तो टोटल आपको ये मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तरफ। हाँ साथियों, देखिए ये अपनी आर्ट एंड कल्चर का रजिस्टर मैंने बना दिया। ये देखिए इनका सिलेबस रहता है कंप्लीट आपका। एक बार आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये देखिए राजस्थान कला संस्कृति, ये अपने कंप्लीट टॉपिक रहने वाले हैं। जो सेकंड ग्रेड अपने सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए आप एक बार अपना सिलेबस मिलान कर लीजिए भले ही। मेले और त्योहार, लोक नृत्य, राजस्थान संप्रदाय, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थानी भाषा, साहित्य बोलियाँ, राजस्थानी चित्रकला, लोकगीत, संगीत, राजस्थानी रीति रिवाज, मंदिर स्थापित, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, महल और छतरियाँ, वेशभूषा और आभूषण। कुल 13 टॉपिक है, तो 13 का 13 टॉपिक मैंने इसमें बता दिया है, बना दिया है। सबसे पहले मेले और त्योहार है, तो ये इस प्रकार का आपका रहने वाला। और किले और दुर्ग है ना, वो इस रजिस्टर में थोड़ा नहीं समाया था, तो वो मैंने अलग से दूसरे रजिस्टर में बना दिया। वो भी आपको साथ में PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट रहने वाला है। मेले और त्योहार देखिए हिंदू वर्षों के नाम लिखे हुए हैं। या चौमासा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इनको हल्के मत लेना कि भाई चौमासन, मलमासन, अधिमासन क्या आता है। ये RSP में भी पूछे गए हैं, भाई RPSC लेता है, तो यही आपके सेकंड ग्रेड में भी वहाँ से क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई गाइड कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। ये देखिए श्रावण मास के कौन कौन से त्योहार है, फिर इनका भाई कि शुक्ल पक्ष में कौन से और कृष्ण पक्ष में कौन से वो बता दिए हैं। फिर छोटी तीज में आप जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में यहाँ पर व्याख्या भी है वो लिखी गई है। देखिए है ना, नाग पंचमी का मेला कब लगता है, हरियावली अमावस्या मेला। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। जैसे ये देखो बुड्ढा जोड़ गंगानगर का, ये कई बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। फिर भाद्रपद के मेले कौन से हैं, तो ये कृष्ण पक्ष में कौन से और शुक्ल पक्ष में कौन से, तो यहाँ पर ये बता दिया है। फिर इनका पूरा जो किया जाता है विवरण, तो ये कजली तीज वगैरह है, हल षष्ठी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, गोगा नवमी है, बच्च बारस है, सतिया अमावस्या है, बाबेरी बीज है, ये कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पर कंप्लीट बता देता हूँ। इस प्रकार का अपना ये नोट्स रहने वाले कंप्लीट हस्तलिखित है। इनको पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दूसरी गाइड, कोई दूसरी किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता या किसी ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि मैंने 2 बार RSP को फोड़ा है, मुख्य परीक्षा भी मैंने पास की है, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर वर्तमान में पोस्टेड हूँ। 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरे ग्राम विकास अधिकारी में भी हो गया था। और उसके बाद में मैंने BEd भी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो मेरा जो सेकंड ग्रेड मेरे वैसे क्लियर हो चुका था, 385 अंक आए थे लगभग। मेरी टॉप 5 में 101% मेरे 5वीं या चौथी रैंक मेरी पक्की थी। लेकिन क्या हुआ था कि मेरा जिस समय BEd कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मेरे डॉक्यूमेंट है वो नहीं थे। तो ये आपको कंप्लीट है वो मिलेगा। अब देखो ये हो गया। फिर मैंने एक पेज खाली छोड़ा, क्योंकि अब इससे संबंधित कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो यहाँ पर मैं बना करके रख देता हूँ, ताकि दूसरे किसी व्यक्ति का और भला हो जाए। ठीक है, फिर राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, ये देखिए इस प्रकार है। तो ये अपनी कंप्लीट इस प्रकार है वो रहने वाली है। ठीक है, अब देखो एक एक टॉपिक तो हम नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि इतना वीडियो भी फिर लंबा हो जाएगा, सभी जो सब्जेक्ट दिखाने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं राजस्थान जो अपने ज्योग्राफी की तरफ। ये आ गई राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें राजस्थान की नदियां आ गई है कि भाई अफवाह तंत्र क्या होता है, अरब सागर में कौन सी गिनती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी और आंतरिक प्रवाह की कौन सी है। तो इनका ट्रिक सहित बता दिया। देखो ट्रिक कितनी अच्छी अच्छी है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, इसकी ट्रिक बता दी गई है। फिर इसके जैसे लूणी आ गई है तो इनका पूरा उपनाम बता दिया गया है। इसका अफवाह क्षेत्र बता दिया गया कि कहाँ गिरती हैं, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं वो भी बताई गई हैं। तो ये अपना कंप्लीट रह गया इस प्रकार का ज्योग्राफी का। ठीक है, ये अपना कंप्लीट रहता है इस प्रकार का। अब हम चलते हैं राजस्थान पॉलिटी की तरफ, है ना। तो ये देखो सभी को पूरा तो आप नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। ठीक है, हाँ मित्रों, अब देखिए ये आ गई अपनी राजस्थान की पॉलिटी। बहुत ही अच्छे नोट्स से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो नोट्स आप है ना सिलेबस एक बार देख लेना, फिर मैं आपको, आप इनको नोट्स को जब देखेंगे ना तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो राजस्थान पॉलिटी की मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। पहले यहाँ पर सामान्य परिचय बता दिया कि भाई सरकार राज्य सरकार इसका कौन से में है जो मिलता है इनका। तो ये भाग 6 में इसका अनुव्यय जो मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। फिर व्यवस्थापिका राज्य सरकार के कौन कौन से भाग होते हैं बता दिए गए हैं। फिर व्यवस्थापिका का जो क्या काम होता है, कानून बनाने का कार्य होता है। फिर विधानमंडल है, ये इनका बता दिया कि कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित यानी लागूकरण किया जाता है। वास्तविक और नाम मात्र का होता है कौन, राज्यपाल। फिर न्यायपालिका यहाँ पर बताई गई है, कानून की व्याख्या करना किसका कार्य होता है, न्यायपालिका। तो एक बार आप इनको आराम से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। फिर राज्य सरकार इसका अनुच्छेद किस में उल्लेख
उल्लेख किया गया, कौन से भाग में किया गया, राज्य की परिभाषा किसमें है, वो कंप्लीट बताया गया है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ये बाकी थोड़ा सा इसमें इधर भी देख लेना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो देखिए संवैधानिक प्रावधान है, कार्य और शक्तियां और राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो वे अपने इस प्रकार इनको तीनों को पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। फिर संवैधानिक प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है वो बताया गया है, इस प्रकार का है। और ये देखिए आप एक बार आराम से इसको देख लें, फिर मैं आपको ना राज्यपाल वाला बताऊंगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार का रहने वाला है, बिल्कुल है। इनके जितने भी अनुच्छेद है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से संपूर्ण यहाँ पर आपको एक साथ में देखने को मिल जाएगा, कोई अलग से बुक गाइड लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ठीक है। ये अपने देखो जैसे राजस्थान में अलग बताया मुख्यमंत्री वगैरह, तो ये जैसे हीरालाल शास्त्री है, तो ये कंप्लीट हीरालाल शास्त्री के बारे में तब बता दिया गया है, जितना भी इनसे रिगार्डिंग जानकारी है वो। फिर सीए वेंकटाचार्य के बारे में बता दिया गया है, फिर जय नारायण व्यास के बारे में बता दिया गया है। यहाँ तक कि अगर बात करें जो भजनलाल मुख्यमंत्री है उनके बारे में भी है वो यहाँ पर बताया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया है, ये देखिए, है ना। और सुखाड़िया के प्रमुख क्या क्या कार्य हैं वो बता दिए गए हैं। बरकतुल्लाह खान आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये देखिए दूसरी बार सीएम भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत वगैरह सारा जगन्नाथ पहाड़िया दिखाया गया है। अशोक गहलोत देखिए यहाँ पर, ये अशोक गहलोत के बारे में कंप्लीट बता दिया गया, जीवन परिचय से लेकर के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बता दिया गया है। वसुंधरा राजे के बारे में बता दिया गया है। और फिर देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये भजन लाल शर्मा है ना, तो ये देखिए इसके बारे में बता दिया गया A to Z कि भाई मुख्यमंत्री कब बने थे, पहले शपथ कब ली थी, घोषणा कब हुई थी, ये फिर उप मुख्यमंत्री का पार्ट आ जाता, तो ये इस प्रकार आपका रहने वाला है। एक छोटा सा मैं और आपको राज्यपाल बना भाई जो बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए राज्यपाल, देखो राज्यपाल संवैधानिक प्रावधान है, कार्य शक्तियां और जो राज्यपाल है राजस्थान के वो बताए गए हैं। फिर देखो संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 6 में किया गया उल्लेख 153 से लेकर के 162 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल का पद संवैधानिक और गरिमामय होता है, राज्य का नाम मात्र कार्यपालिका होता है, प्रथम नागरिक होता है, राज्याध्यक्ष के रूप में होता है। फिर अनुच्छेद 153 से लेकर के कितने तक है, जितने भी सारे हैं ना 153 से लेकर के 162 तक, तो वो कंप्लीट आपको A to Z इसमें मिल जाएगा, जो भी सारे व्याख्या सहित मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नोट लगा दिया गया कि 7वां संविधान संशोधन बता दिया गया है। फिर 154 में बताया कि इसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। फिर अनुच्छेद 155 में बता दिया गया नियुक्ति बताई गई है। फिर कार्यकाल बता दिया गया है, कंप्लीट जानकारी सहित इसमें बताया गया है। आप एक बार वीडियो का ना रोक रोक करके इसको पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो योग्यता बताई गई है, फिर 58 में आवश्यक शर्तें बताई गई है। राज्य लाभ का जो पद धारण नहीं करेगा 158 2 में 58 3 में बताया गया वेतन भत्तों का निर्धारण है वो संसद करेगी। यह देखिए राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में बताया गया है। ये इस प्रकार का देखिए है ना, ये पूरा समझ में आ रहा होगा शायद मेरे ख्याल से। तो इनकी कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये कंप्लीट आपको हस्तलिखित है, ठीक है, सारे के सारे। तो ये पॉलिटी अपनी क्या है पूरी की पूरी, इसमें आप इस प्रकार के हस्तलिखित नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने लगाया है ना, ये मतलब थोड़ी सी ट्रिक लगाई है, तो ये भी आपको साथ में मिल जाएगी। ट्रिक कौन सी थी, जो राज्यपाल जो अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें कौन कौन से राज्यपाल है, तो वो भी इसमें ट्रिक बताई गई है। ये कंप्लीट A to Z आपको राज्यपाल मिल जाएंगे कि भाई लोकसभा के कौन से थे, राज्यसभा के सदस्य कौन से थे, अध्यक्ष थे कौन से थे, वो ये हो गया। हाँ अब अपन देख रहे हैं भारत का भूगोल सेकंड ग्रेड की दृष्टि से जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो देखिए। तो ये देखिए अपने भारत का भूगोल में भारत की भूगर्भिक संरचना बता दी गई है एक बार छोटी सी। फिर यहाँ पर जो आर्कनिक चट्टानें वगैरह हैं वो सामान्य जानकारी अपन भूगोल पढ़ने से है ना, कि धारवाड़ चट्टानें क्या है, इसके नाम आते हैं ना बाद में, तो ये अपन पहले इसको पढ़ देते हैं तो आराम से इजीली से क्लियर हो जाता है। ये देखिए ना चट्टानें वगैरह। अब हम चलते हैं इनके मुख्य टॉपिक की तरफ है ना। तो मुख्य टॉपिक क्या, देखो भारत की भौतिक विशेषताएं हैं। भौतिक विशेषता में कंप्लीट A to Z आपका बता दिया गया है कि भाई क्या इसका नामकरण था, कैसे बना था, है ना, हिमालय वगैरह हैं। ये देखिए इस प्रकार है कि भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में NCERT के अनुसार इतने में बांटा गया, 6 प्रकार के ये बताया गया है। फिर ये हिमालय पर्वतमाला आ गया, देखिए इस प्रकार ये कंप्लीट है कि हिमालय पर्वतमाला उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, है ना, विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये तैतीस सागर के ऊपर उठने से इनका निर्मित हुआ था, ये कंप्लीट ऐसे बताया गया है। ये देखिए ना, मैं धीरे धीरे पेज पलट रहा हूँ, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर राइटिंग से लिखा हुआ है। फिर देखो हिमालय का वर्गीकरण किया गया इस प्रकार है ना, तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो ये देख ट्रांस हिमालय की यहाँ पर व्याख्या की गई कंप्लीट, क्या 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 था क्या नहीं, जितने भी इनके क्वेश्चन बनते हैं ना, जिसमें कोरोमंडल श्रेणी आ गई है और लद्दाख श्रेणी आ गई, देखिए इधर इधर जास्कर श्रेणी आ गई है ना। और फिर आ जाता अपना मुख्य हिमालय और यहाँ पर डायग्राम भी बता रखा है, ठीक है।
फिर आ जाता मुख्य हिमालय। तो इस प्रकार ये अपना कंप्लीट है वो मिल जाएगा। भूगोल, भूगोल के कंप्लीट आपको टॉपिक मिल जाएंगे। भारत के भूगोल जितने भी है ना वो सारे के सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। अपन चल रहे विश्व के भूगोल की तरफ। ठीक है, तो ये अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने 20 में से शुरू किया था क्योंकि ये रजिस्टर वो आधा खाली था ना तब, है ना। ये तो आर्ट एंड कल्चर का था थोड़ा से, वो मैंने कहा था ना तो दूसरे रजिस्टर में वो ये थी। ठीक है, कुछ सत्रिया वगैरह थी। तो अब 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियों के बारे में बताया गया है ना। तो ये कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा इसमें ना, A to Z आपका सिलेबस है ना, इस प्रकार का आपका ये रहने वाला है। इसमें मैंने बीच में ना पेज खाली छोड़े क्योंकि जैसे अब देखो कुछ नए क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ पर अपन आराम से ऐड कर लेते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग, है ना। अब देखो जनसंख्या, वितरण और प्रवास अपने सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना, तो ये आपका रहने वाला इस प्रकार का क्वेश्चन है। और बाद में एक और ये देखिए महाद्वीप और महासागर के बारे में कंप्लीट आपको बता दिया कि महासागर क्या है, महाद्वीप क्या है ना, कितनी जनसंख्या है, वो संपूर्ण यहाँ पर आप इस नोट्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और ये अपना रह गया कौन सा, जो इंडियन पॉलिटी वो अपने करवा दिया है। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी दोनों को हमने बता दिया है ये। ठीक है, अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, साइकोलॉजी की तरफ। देखो साइकोलॉजी में अभी आपको एक टॉपिक है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान, एक बार आप आराम से इसको आराम से पढ़ लीजिए। देखो शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना शब्द है, तो ये रीट में भी पूछा, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। अर्थ होता सीखना और ज्ञान प्राप्त करना। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक था और उसके द्वारा जो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम जो उपलब्ध कराया जाता था वो बालक उसी को याद करता था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसे लिख लिया। जो ऑथेंटिक होता है वही लिखाया जाता है, वही आपको दिया जाता है कंटेंट। वर्तमान में केंद्र बिंदु कौन सा, देखो यह क्वेश्चन पूछा जाता है और देखना रीट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षा के अन्य अर्थ क्या क्या बताए गए हैं। अब देखो ये मैंने ना मतलब लिखा है कि भाई साइकोलॉजी की ये बुक है क्योंकि सभी रजिस्टर एक जैसे है ना, इसीलिए मैंने यहाँ से पेज डाल करके रख दिया है। आप इसका आराम से प्रिंट भी निकाल सकते हैं ना, मात्र 249 रुपये में आपको पे करना पड़ेगा और कंप्लीट आपको मिल जाएगा ये इस प्रकार का। ठीक है, ये अपना साइकोलॉजी का रहने वाला है। शिक्षा की प्रकृति बताई गई है, प्रतिपादक है ना। और फिर देखो शिक्षा के प्रकार बताए गए हैं। औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है ना, और फिर निरौपचारिक शिक्षा बताई गई है। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना। देखो इसके अनुसार परिभाषा बताई गई है। फिर एनसीईआरटी के अनुसार कोई परिभाषा बताई गई है ना। मानसिक प्रक्रियाएं हैं, अनुभव है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना वो बनते हैं, ऐसे नहीं कि फालतू की बता दिया, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आपको साइकोलॉजी के आपके नोट्स है वो मनोविज्ञान का कर्मिक विकास बताया गया है इस प्रकार का, है ना। और फिर मन मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में देखो अपने पढ़े थे ना भाई, मनोविज्ञान का कर्मिक विकास कैसे हुआ था। पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में हुआ था। कब कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। तो क्या इनके प्रमुख समर्थक विचारक कौन कौन थे, आधार क्या था, है ना। और फिर इसमें जो भी इसमें आलोचना की थी तो वो इनमें बता दिया गया था। देखो केलर ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा था, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी जो इनका विकास का कर्मिक है वो मन और मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में है, 17वीं से 18वीं शताब्दी है। तो ये अपने विचारक हैं कौन कौन से, पेम्पोलोजी है जो इटली का था, हॉब्स, लोक, बर्कले, और ये कंप्लीट अपना था। फिर आधार क्या था इनका, आलोचना किसने क्या किस कारण की थी। फिर तीसरा चेतना के अध्ययन के रूप में आ जाती, 19वीं सदी में आ जाती। ठीक है, फिर विलियम बुंट है, विलियम जेम्स के बारे में बता दिया जाता है। जहाँ से टिचनर है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए यहाँ पर है वो बताया गया है। अब नेक्स्ट आती है, चौथा आता है व्यवहार के सिद्धांत के रूप में, वो 20वीं सदी में आता है। कौन कौन से विचारक, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अभी है ना वही यही चल रही है, कौन सा, व्यवहार के अध्ययन के रूप में। ठीक है, तो इनका कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो ये अपना अब देखो इनकी परिभाषा बताई गई है। ये परिभाषा किसकी है, मतलब परिभाषा बताई गई है मनोविज्ञान की। देखो इस प्रकार की है ना, ये आपने संपूर्ण आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और टेलीग्राम की लिंक नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से भी आप इनको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको समय समय पर अच्छी अलग अलग जानकारियाँ वो मिलती रहती हैं। ठीक है, ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, फिर इनकी परिभाषाएं बताई गई हैं, मतलब कॉल सैनी के अनुसार है, क्रो के अनुसार है, इसकी जो स्किनर उसके अनुसार है, स्टीफेन के अनुसार है। मनोविज्ञान की प्रमुख स्कूल या संप्रदाय बताइए, देखिए यहाँ पर है ना। संरचनात्मकवाद, इनके कौन कौन श्रेय किसको जाता है, कौन इसका जो संपादक है ना। प्रक्रियावाद या कार्यात्मकवाद, व्यवहारवाद है। फिर गेस्टलवाद है, गेस्टलवाद संप्रदाय का प्रारंभ कब हुआ वो बताया गया है। कंप्लीट यहाँ से आपको मिल जाएगा।
आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वरिष्ठ अध्यापक का अपने चयन है, मैं इसी नोट्स के माध्यम से आपको ये दूंगा और 101% मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बार विश्वास करते ये नोट्स खरीदते हैं तो कंप्लीट आपको ये मिल जाएंगे। हस्तलिखित है कंप्लीट, ठीक है, और A to Z है। आप देखो, आप कहेंगे कि सर इकोनॉमी के वो, तो इकोनॉमी को देखो, इकोनॉमी और जो करंट अफेयर है ना, वो आपको एग्जाम से 4 महीने पहले आप पढ़ना पड़ेगा और वो आपको करंट अफेयर से पढ़ने पड़ेगा। मूमल पब्लिकेशन की काफ़ी बुक आती हैं। फिर भी जब एग्जाम नज़दीक आएगा ना तो मैं आपको अलग से टेलीग्राम पर आपको अपलोड है वो करवा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। ये कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे A to Z आपको, ठीक है। PDF व्हाट्सएप पर मात्र 249 रुपये में। अभी ऑफर चल रहा है 14 जनवरी तक, तो जल्दी कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए। नंबर दिए गए, इसके ऊपर आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और केवल वही स्टूडेंट व्हाट्सएप मैसेज करें जिनको नोट्स खरीदना, फालतू कोई भी स्टूडेंट मैसेज ना करे, ठीक है। क्योंकि देखो, समय सभी का कीमती होता है, कोई भी है वो इधर उधर अपना समय वेस्ट ना करे, पढ़ाई में लगा लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।